आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 27 जून को किए जाने वाले व्लॉग के अंदर मैंने एक बात कही थी और बाकायदा तौर पे उसका सबूत पेश किया था कि तज़किरे तो बहुत से हुए हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से, और उसकी जो फहरिस्त थी वो जमा नहीं करवाई गई थी वक्त के ऊपर, और बाद में जब जमा करवाई गई तो उसके हवाले तो बहुत से दिए। लेकिन मैंने बाकायदा तौर पे 2019 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले इलेक्शन के नतीजे में जो नशिस्तें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बढ़ी थीं, यानी जो आज़ाद उम्मीदवार बलूचिस्तान अवामी पार्टी में गए थे तो उन्होंने फहरिस्तें पहले जमा नहीं करवाई थी, तो उनको मौका दिया गया था और टाइम जो शेड्यूल दिया गया था वो तकरीबन 10 से 12 दिनों का था कि इन 10 से 12 दिनों में मुख्तलिफ मराहिल में आप अपने जो कागजात हैं वो जमा करवा सकते हैं। आज उसका तज़किरा हुआ है। 27 तारीख को मैंने व्लॉग किया, 29 तारीख को ये वो जो सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा होता है और आज उसके ऊपर तज़किरा होता है। फिर मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि तज़किरों में मजीद क्या बातें हुई। आज जो समाअत हुई जो 13 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे, तो दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी किए, जिन पर चेयरमैन गौहर अली खान ने दस्तखत किए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फॉर्म 66 जारी हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 66 22 दिसंबर और पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जारी किए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि बताएं गलती कहां और किसने की है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट गलत है क्योंकि तब तक चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ था, क्या ऐसा ही है? इस पर सिकंदर बशीर ने जवाब दिया कि कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आजाद उम्मीदवार है और सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त जब चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए तो कागजात नामजदगी दुरुस्त नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि यानी ये ऐसा हुआ कि उम्मीदवार ने जो जाहिर किया उसी पर कागजात नामजदगी मंजूर हुए। जस्टिस नईम अफगान साहब ने भी आज सवाल किया। उन्होंने कहा, जी क्या आपने कागजात नामजदगी में पार्टी स्टेटस देखा या फिर खुद ही आपने आजाद डिक्लेयर कर दिया? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर साहब ने कहा कि मैंने खुद से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। कागजात नामजदगी को देखा, हामिद रजा की दरखास्त देखी जिसमें कहा गया कि आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला तो कई साल पहले से आ रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। बतौर वज़ीर आज़म दरखास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। तस्लीम शुदा बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस दरमियान में बोले और उन्होंने कहा, जी कि इलेक्शन कमीशन ने तो इब्तदाई तौर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए भी मखसूस नशिस्तों का तयन किया, लेकिन फिर बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ही अलॉट नहीं की गई। इस पे अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब बोले। उन्होंने कहा कि सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का स्टेटस भी क्लियर नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहां पर रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं है, वो किसी भी जमात के अंदर शामिल हो सकते हैं। अदालत ये चाहती है कि किसी को कम या ज्यादा नशिस्तें ना चली जाए, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। जब उन्होंने ये बात की तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बोले। उन्होंने कहा, जी आर्टिकल 51 की तशरीह करते वक्त इतने दिन गुजर गए, क्या कुछ मुश्किल है समझने में? आइन कैसे बना, क्यों बना, अदालत ने तब्दील नहीं करना। मेरे सामने जो आइन का पैटर्न आएगा उसी तरह देखूंगा। हक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आइन को देखना। जब आइन की बात हुई तो इस पे जो दीगर जज साहिबान ने, उनमें से एक जज साहब ने तो ये भी कह दिया कि हमें चीफ जस्टिस की तरह एक बार आइन पढ़ के समझ नहीं आता। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि फॉर्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आजाद उम्मीदवार बना दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया? क्या हमारे सामने कोई आजाद उम्मीदवार आया? जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन वकील से 2022 और 2024 में एक ही मामले के ऊपर दो मुतजाद फैसले करने का सवाल उठा दिया।
और उन्होंने ये कहा कि साबिक फाटा के कुछ एमपीएस को सूबाई असेंबली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई रुकन ना होने के बावजूद बीएपी में शमूलियत की मंजूरी आपने दे दी थी और पेशगी फहरिस्त ना होने के बावजूद भी मखसूस नशिस्तें दी गई। ये उसी का उन्होंने हवाला दिया जिसका मैं पिछली बार 27 तारीख के व्लॉग में तज़किरा कर चुका हूं। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसले जो हैं वो पूरे इलेक्शन कमीशन ने किए। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की उसका फॉर्मूला और दस्तावेजात मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो वो बता दें। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत ही समझता नहीं है। अगर धांधली हुई है तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजर सानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला तो कहता ही है कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। हम इदारे की कदर ही नहीं करते। और बाद में अदालत ने सुन्नी तहात काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत को कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। अब आप ये देखिए इलेक्शन कमीशन का मामला, यानी वो कहता है कि माजी के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी में साबिक फाटा के जो लोग थे वो जम हुए जब उनके इलेक्शन हुए। तो जब वो जम किया गया, उसके इलेक्शन हुए तो उसके लोग जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में गए। हालांकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई शख्स मौजूद नहीं था, यानी वो सूबाई हद तक पार्लिमानी पार्टी उस वक्त नहीं थी। तो वो जम हुए तो उन्होंने बाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो चले, अगर एक हद तक मान लिया जाए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी दूसरी सतह तक पार्लिमानी पार्टी है तो उन्होंने अगर शमूलियत इख्तियार कर ली तो कोई बात नहीं, उसकी बुनियाद के ऊपर दे दिया। सवाल बुनियादी तौर पे यह पैदा होता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पहले कोई फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई थी। और 27 तारीख के व्लॉग के अंदर मैंने वो ऑर्डर भी जो है वो साथ में चस्पा किया था कि जिस ऑर्डर के मुताबिक वो लिखा जाता है कि कोई फहरिस्त जमा नहीं हुई, हम इन्हें मौका देते हैं कि फलां तारीख को ये कागजात अपने जमा करवा दें, फिर उससे अगले दिन कागजात की जांच पड़ताल होगी, फिर उससे अगले दिन जो है वो स्क्रूटनी होगी, फिर उससे अगले दिन पहली फहरिस्त जो है वो आवेजा की जाएगी, फिर उससे 2 दिन बाद एतराजात के ऊपर दरखास्तें सुनी जाएंगी, फिर उसके बाद जो लोग हैं वो उनका फैसला होगा, दूसरी लिस्ट होगी, फिर उसके अगले दिन कागजात वापस लेने के हवाले से जो है वो प्लान तरतीब दिया जाएगा कि अगर कोई कागज अपने वापस लेने जाता है फिर उसके बाद हतमी फहरिस्त को आवेजा किया जाएगा। यानी आप टाइम फ्रेम उनको बहुत ज्यादा दे रहे थे और दूसरी तरफ आपने कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जी उसकी ताजी क्या बयान की कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन का इजलास नहीं हुआ था, इस वक्त पूरे इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया। तो यानी माजी के अंदर कोई और गलतियां करता रहा तो उसके ऊपर पर्दा डाला जाता रहा और अब आके अगर किसी ने गलती की है तो उन्होंने वो पर्दा चाक करके वो राज अफशा कर दिया। आज की समात में एक दिलचस्प बात ये देखने वाली थी कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने साथी जजेस की बातों का रिबर्टल दिया, जो उन्होंने सवालात किए थे जजेस वकला से, तो उन्होंने रिबर्टल दिया तो उसके जवाब में 2 जजेस जिनकी मुश्तरका तौर पर राय थी, मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने जिस तरीके के जवाबात दिए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, वो उन्होंने बातों में हाँ में हाँ तो मिलाई है, लेकिन एक जज साहब का ये कहना कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह एक बार ये आइन को पढ़ लें तो हमें समझ आ जाए, हम ज़रा कमज़ोर हैं। तो उन्होंने कहा जी कि कमज़ोर जजेस के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो ये बातें बीच में हुई जब काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आइन के अंदर मसला क्या है, समझने में दिक्कत क्यों है, तो उसके जवाब में ये बातें हुई। अब देखिए कि इस मामले के ऊपर बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाला मामला भी है, सुन्नी तहात काउंसिल को बतौर पार्लिमानी जमात मांगने वाला भी मामला है, लेकिन फिर नशिस्तें अलॉट ना करने का मामला भी है। अब ये सारे मंजरनामे में बात क्या बनती है, इसमें किरदार जो है वो क्या खुलेंगे और मुस्तकबिल में क्या किरदार कुशी की कोई नई मुहिम चलेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे आसान काम किरदार कुशी की मुहिम को चलाना है, किसी भी तरफ से हो, दोनों अतराफ से, ये नहीं कि किसी एक तरफ से, दोनों अतराफ से। और उसमें तेजी बहुत देखने में आ रही है, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर इसी तरह चलते रहे तो हमारे पास झोली के अंदर या हमारी जंबील के अंदर क्या बचेगा? क्या पाकिस्तान बच सकता है? अपनी अपनी सियासत तो सभी ने बचा ली है, किसी भी हद तक बचाई जरूर है,
लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बच सकता है? पाकिस्तान को बचाने की तगोदो होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।